करण जल्दबाजी में लिफ्ट के बटन प्रेस करने लगा। लिफ्ट पहले सेकेंड फ्लोर पर और फिर थर्ड फ्लोर पर जाकर रुकी और फिर ऊपर चली गई। करण ने खुद से कहा, ये लिफ्ट तो हर फ्लोर पर रुक रही है, कैसे पता करूं कि वो लड़की किस फ्लोर पर गई है। करण ने कुछ पल सोचा और फिर सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर जाने लगा। उसने भागते हुए कहा, आज तो मैं इस लड़की का रुद्राज इसे वापस देकर ही रहूँगा, ताकि ज़िंदगी में ये लड़की फिर कभी मुझसे न टकराए। रुद्राज का नाम लेते ही उसे रुद्राज की याद आई। उसने तुरंत अपनी कलाई की ओर देखा, पर कलाई में तावीज़ नहीं था। अपनी कलाई में तावीज़ को न देखकर करण को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। मेरा तावीज़ कहाँ गया? करण ने खुद से पूछा तो उसे याद आया कि नहाते वक्त जब उसने दीवार पर अपना हाथ मारा था तो उसकी कलाई में तावीज़ नहीं था। उसने याद करने की कोशिश की कि तावीज़ आखिर कहाँ गया। उसने सोचते हुए खुद से कहा, कहीं वो तावीज़ उस कॉटेज या जंगल में तो नहीं गिर गया। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। किसी की अमानत कैसे खो गई तुझसे करण? तुझे उसे संभाल कर रखना चाहिए था। अब उस लड़की से क्या कहेगा? खुद से इतना कहकर करण सोच में पड़ गया और कुछ देर वहीं सीढ़ियों पर बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने उठकर कहा, अच्छा यही होगा कि मैं उस लड़की से उसके रुद्राज के बारे में कुछ न कहूँ, क्योंकि अब तक उसने ये एक्सेप्ट कर ही लिया होगा कि वो रुद्राज खो चुका है। अगर मैंने ये उससे कहा कि उसका रुद्राज मेरे पास था और मुझसे भी खो गया है तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। नहीं करण, तुझे उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि तू इस लड़की का किस्सा अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और उससे दूर रहे। करण ने इतना कहा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसने रोहित को फ़ोन किया, पर रोहित का फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। तो उसने फार्म हाउस पर काका को फ़ोन किया। दूसरी ओर से काका ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो, करण बोल रहा हूँ काका। रोहित से कहिएगा कि खाने पर मेरा इंतज़ार न करे। मैं रात यहीं होटल में रुकने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत से काम निपटाने हैं। रोहित को बता दीजिएगा। करण ने अपने केबिन की ओर जाते हुए कहा। पर रोहित साहब तो इंदौर वापस चले गए हैं। काका के इतना कहते ही करण शॉक्ड हो गया। उसे अपने और रोहित के बीच हुई सारी बात याद आने लगी। उसने खुद को संभाला और काका से कहा, काका मैं फ़ोन रखता हूँ, सुबह आकर आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने केबिन में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर रोहित के बारे में सोचकर उसने खुद से कहा, शायद तूने ठीक ही किया करण। तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू रिद्धिमा की ज़िंदगी के साथ खेले। तुझसे प्यार नहीं करता और शायद कभी करेगा भी नहीं। समझौते की ये शादी तुझे और उसे तकलीफ़ के सिवाय कुछ नहीं देगी। तेरी ज़िंदगी वैसे भी बहुत उलझी हुई है और तू रिद्धिमा को अपनी ज़िंदगी की उलझनों में शामिल नहीं कर सकता। उससे उसकी मुस्कुराहट छीनने का तुझे कोई हक नहीं बनता। इसलिए यही सही होगा कि ये शादी ना हो। रोहित बहुत समझदार है। आई एम श्योर कि आज जो हुआ उसके बाद वो रिद्धिमा से बात ज़रूर करेगा और फिर रिद्धिमा खुद इस शादी से इनकार कर देगी। इतना कहकर करण ने अपनी कुर्सी से अपना सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा और मधु जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, मधु बेड पर बैठकर अपने ईयररिंग उतारते हुए बोली, मैंने कहा था मीरा कि वो यही हैं।
मीरा ने उसके पास बैठकर कहा, तुझे कुछ अजीब नहीं लगता मधु कि पिछले कुछ दिनों से तू जहाँ भी जाती है किस्मत करण खुराना को भी वहीं ले आती है। ये सुनकर मधु मीरा को हैरानी से देखने लगी। मीरा ने मधु की ओर देखकर कहा, तू खुद ही सोच, पहले उज्जैन में, फिर इंदौर और शॉपिंग मॉल में, और अब यहाँ शिमला में, हर जगह वो होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम दोनों महाकाल मंदिर पहली बार गए हों। हम तो महीने में एक बार वहाँ ज़रूर जाते हैं, पर पहले तो करण तुझसे कभी नहीं टकराया। मॉल में भी हम दोनों जाते ही रहते हैं, पर पहले तो वो तुझे कभी नहीं मिला। और सोच, वो यहाँ शिमला में क्या कर रहा है। तू माने या ना माने, पर तेरे और उसके बीच कोई बहुत गहरा किस्मत कनेक्शन है जो बार बार तुम दोनों को पास ला रहा है। मुझे तो लगता है कि कल रात भी तेरे साथ वही था। स्टॉप इट मीरा, आज के बाद इस तरह की बकवास फिर कभी मत करना। मधु ने गुस्से में खड़े होकर कहा। मीरा भी उठकर खड़ी हो गई। मधु ने मीरा की ओर देखकर कहा, मेरे साथ उस करण का नाम कभी मत जोड़ना प्लीज़। कल रात मुझे किसने बचाया मीरा, ये मैं नहीं जानती, पर इतना तो तय है कि वो करण खुराना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने मुझे बचाया था मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर मेरा दिल कहता है कि वो एक अच्छा इंसान था। उसने मुझे बचाने के लिए जो कुछ भी किया वो गलत था, पर फिर भी मैं चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर पाई। पर करण खुराना जब जब मेरे सामने आता है मुझे उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लड़कियों के साथ बात करने की तमीज़ तक नहीं है। तूने देखा था ना उस दिन उसने कैसे मुझे किस करने की धमकी दी थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ धमकी दी थी, किया थोड़ी था। ये सुनकर मधु मीरा को घूरने लगी और बोली, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुझे एक मजाक लग रहा है ना। इस वक्त मेरी क्या हालत है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। ये सोच सोच कर मुझे घबराहट हो रही है कि जब मैं वापस घर पहुँचकर माँ और पापा को कल रात का सच बताऊंगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे सामना करूंगी मैं उनका। मधु की बातें सुनकर मीरा ने अपना सिर झुका लिया। मधु उठकर वॉशरूम में चली गई। मीरा ने उसे जाते देखा तो मन ही मन कहा, तू माने या ना माने मधु, पर मेरा दिल कहता है कि तेरा और करण खुराना का बहुत गहरा किस्मत कनेक्शन है, और वही किस्मत कनेक्शन तुझे और उसे बार बार एक दूसरे के सामने ले आता है। मगर उस बाबा की कही हर बात सच हो रही है तो ये भी ज़रूर सच होगा कि ये तूफान अपने साथ तेरे लिए एक ऐसा हमसफ़र लेकर आएगा जो दुनिया जहान की खुशियाँ तेरे कदमों में डाल देगा और तुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार करेगा। और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सुबह के 6 बजे थे और करण अभी भी अपने केबिन में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी मैनेजर ने करण के केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। करण ने नॉक की आवाज़ सुनते ही कहा, कम इन। मैनेजर ने अंदर आकर पूछा, सर आपके लिए कॉफ़ी मंगवाऊं? हाँ, एक ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दो, करण ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। इतना सुनकर मैनेजर जाने लगा तो करण ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट मैनेजर साहब। करण की आवाज़ सुनकर मैनेजर रुक गया। करण ने अपनी कुर्सी से उठकर उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, ऋषभ कहाँ है? मैनेजर ने जवाब दिया, पता नहीं सर, अपनी गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ गए हैं। करण ने फिर से पूछा, इसी होटल में रुका है ना वो? जी, वो जब भी यहाँ आते हैं इसी होटल के हनीमून स्वीट में ही रहते हैं। इस होटल का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत रूम है वो, जो सिर्फ उनके आने पर ही
खोला जाता है। मैनेजर के इतना कहते ही कि करण ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी भेजो। जी सर, अभी भिजवाता हूँ। इतना कहकर मैनेजर चला गया। उसके जाते ही करण ने अपने केबिन की खिड़की खोली और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बर्फ़ गिरना तो बंद हो चुकी थी, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी। बाहर आते ही उसे बीती रात याद आने लगी। उसने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा, उस लड़की को बचाने के लिए उठाया गया मेरा कदम कहीं उस लड़की की ज़िंदगी न बर्बाद कर दे। सुबह जब उसकी आँख खुली होगी तो पता नहीं उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। वो बिना मुझसे बात किए पता नहीं क्यों वहाँ से चली गई। कम से कम एक बार उसे मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। मुझ पर गुस्सा करती, मुझ पर इल्ज़ाम लगाती या मुझ पर हाथ उठाती, कुछ तो करती। मेरा गिल्ट कुछ तो कम हो जाता। पर वो लड़की तो वहाँ से चुपचाप चली गई। क्यों 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 उसने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? क्यों? इतने सारे सवाल हैं पर जवाब एक भी नहीं। पर अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले तो मैं सुकून से सांस भी नहीं ले सकूँगा। पहले ही जिंदगी का बोझ उठाए जी रहा हूँ और अब उस लड़की ने मुझे खुद का मुजरिम बना दिया। करण यही सब सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी वेटर ने दरवाजे पर नॉक किया। करण ने पलट कर कहा, आ जाओ। वेटर अंदर आया और उसने करण की ओर कॉफ़ी मग बढ़ाया। करण ने कॉफ़ी लेकर कहा, तुम जाओ और दरवाज़ा बंद करके जाना। करण के इतना कहते ही वेटर ने सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही करण कॉफ़ी पीते हुए फिर से पलटा और नीचे बने गार्डन की ओर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र मधु पर पड़ी, जो अपनी दोनों बाहें समेटे हुए एक कुर्सी पर बैठी थी। उसे बहुत ठंड लग रही थी और वो कांपते हुए अपने दोनों हाथों की दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ रही थी। उसका मासूम सा चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था कि करण कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर एकटक उसे देखने लगा। अजीब पागल लड़की है। इतनी ठंड लग रही है तो सुबह सुबह इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठी है? करण ने खुद से कहा और फिर से उसे देखने लगा। मधु को देखते देखते अचानक उसे फिर से रुद्राज की याद आ गई और उसने खुद से कहा, तुम्हारी अमानत मुझसे खो गई है। अच्छा यही होगा कि हम दोनों अब कभी एक दूसरे के आमने सामने ना आए। इतना कहकर करण कॉफ़ी पीते हुए पलट कर जाने लगा, पर फिर उसके कदम रुक गए और वो फिर से पलटकर मधु को देखने लगा। मधु आराम से बैठी हुई थी। उसे ठंड में बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर खेल रहे डॉगी के दो बच्चों पर पड़ी। उन्हें इस तरह खेलते देख मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण की नज़र भी जैसे ही उन दोनों डॉगी पर पड़ी तो उसने अपना कॉफ़ी मग टेबल पर रखा और अपना कैमरा उठाया और फिर से बालकनी में आकर उन दोनों डॉगी की तस्वीर लेने लगा। तभी एक डॉगी खेलते खेलते मधु की ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। करण ने उसकी तस्वीर भी खींच ली। जैसे ही वो दोनों डॉगी मधु के पास आए, उसने घबरा कर अपने दोनों पैर ऊपर करके उस डॉगी से कहा, दूर, मुझसे दूर देखो, मेरे पास मत आना वरना मैं शोर मचाऊंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। मधु ने इतना कहा ही था कि दूसरा डॉगी भी वहाँ आ गया और दोनों कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। मधु कुर्सी पर दुबक कर बैठ गई। मधु को एक छोटे से डॉगी से इस तरह डरते देख करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो उसकी उन दोनों डॉगी के साथ तस्वीरें लेने लगा। तभी एक डॉगी ने मधु का दुपट्टा पकड़ लिया
और मधु जोर से चीखी और अपना दुपट्टा छोड़कर कुर्सी से उठकर गार्डन में दौड़ने लगी। दोनों डॉगी भी उसके पीछे भागे। ये देखकर करण ने अपना कैमरा पास रखी टेबल पर रखा और दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर भागा। मधु बचाओ बचाओ चीखते हुए पूरे गार्डन में दौड़ रही थी। वहाँ मॉर्निंग वॉक करते हुए कुछ लोगों को मधु को एक छोटे से डॉगी से डर कर भागते देख हंसी आ रही थी। मधु चीखते हुए जितनी तेज भाग रही थी वो दोनों डॉगी भी भागते हुए उतना ही तेज उसके पीछे भाग रहे थे। उसमें से एक डॉगी मधु का दुपट्टा मुंह में दबाए मधु के पीछे भाग रहा था। करण भागता हुआ वहां पहुंचा और मधु को इस तरह भागता देख वहीं खड़ा हो गया। उसे इस तरह भागते देख करण के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मधु भागते भागते स्विमिंग पूल के पास पहुंच गई। वो पूल में गिरने ही वाली थी कि करण ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मधु ने घबराकर करण की ओर देखा और फिर पीछे स्विमिंग पूल की ओर। इतनी ठंड में भी मधु के चेहरे पर पसीना था जो ओस की बूंदों की तरह उसके चेहरे पर चमक रहा था। करण उसे एकटक निहारने लगा। दोनों ही बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वो दोनों डॉगी फिर से भौंकने लगे। उसकी आवाज़ से मधु फिर से डर गई और उसने करण की शर्ट की कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, प्लीज़। उसे इतना डरा हुआ देखकर करण ने उसे घूरते हुए कहा, ये कोई शेर या चीता नहीं है, कुत्ते के बच्चे हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे, बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं तो इतना शोर क्यों मचा रही हो। मुझे नहीं खेलना इनके साथ, मुझे डर लगता है इनसे, प्लीज़ कुछ करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मधु ने डरते हुए कहा। मधु को इस तरह बिहेव करते देख करण ने गुस्से में कहा, कुछ करूँगा तो तब न जब तुम मुझे छोड़ोगी। ये सुनकर मधु की नज़र अपने हाथों पर गई। उसने तुरंत करण की कॉलर छोड़ दी और उससे दूर हो गई, पर डॉगी उसे देखकर फिर से भौंकने लगे। मधु ने अपने दोनों हाथों से करण की बाह पकड़ ली और उसके पीछे छिप गई। करण ने पहले मधु के घबराए हुए चेहरे की ओर देखा और फिर अपनी बाह की ओर। उसने मधु के हाथों से अपनी बाह छुड़ाई और जमीन पर बैठकर उन दोनों डॉगी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उन्हें उठाया। उसने होटल स्टाफ के एक लड़के को इशारा करके बुलाया और दोनों डॉगी को उसे देते हुए कहा, इन्हें कुछ खिला दो। जी सर। इतना कहकर वो लड़का चला गया। उसके जाते ही मधु की जान में जान आ गई। करण ने कुछ दूर पड़ा मधु का दुपट्टा उठाया। करण को दुपट्टा उठाते देख मधु को ये होश आया कि उसने दुपट्टा नहीं डाला। करण को अपनी ओर आता देख वो तुरंत पलट कर खड़ी हो गई। करण ने उसकी ओर दुपट्टा बढ़ाकर कहा, तुम्हारा दुपट्टा। मधु ने बिना पलटे अपना दुपट्टा ओढ़ा और पलटकर करण से बोली, थैंक यू। पर पीछे कोई नहीं था। मधु ने इधर उधर देखा तो करण जा रहा था। मधु उसके पीछे जा ही रही थी कि मीरा उसे ढूंढते हुए वहां आ गई और बोली, मधु पागल हो गई है, कम से कम मुझे बताकर तो यहाँ आती। तुझे रूम में न देखकर मैं कितना घबरा गई थी, पता भी है तुझे। मीरा, मैं बस अभी आई। इतना कहकर मधु करण के पीछे दौड़ी। मीरा ने खुद से कहा, ये कहाँ जा रही है। मीरा भी मधु के पीछे दौड़ी। मधु भागती हुई होटल के अंदर आई तो उसे करण लिफ्ट के पास जाते हुए नजर आया। सुनिए, इतना कहकर मधु करण की ओर दौड़ने लगी। करण ने उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर दी। लिफ्ट के पास पहुंचते ही करण रुक गया।
उसके अचानक रुकने की वजह से उसके पीछे से भागती हुई मधु आ रही मधु से उससे टकरा गई। करण ने गुस्से में पलटकर मधु की ओर देखा तो मधु तुरंत पीछे हट गई और उसने अपनी नज़रें झुकाकर कहा, थैंक यू। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और लिफ्ट रोकने के लिए बटन प्रेस किया। लिफ्ट के नीचे आते ही करण बिना कोई जवाब दिए लिफ्ट में चल गया। उसने फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए बटन प्रेस किया। लिफ्ट बंद हो गई। मधु को करण की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसने खुद से कहा, मधु, ये इंसान किसी के सॉरी और थैंक यू के लायक ही नहीं है। तू बेवजह इसके पीछे दौड़ी। इतना कहकर वो जैसे ही पलटी, पीछे मीरा खड़ी थी। उसने मधु से पूछा, ये तू करण खुराना को किस बात के लिए थैंक यू कह रही थी? अगर तुझे बताऊंगी तो तू बेवजह की बकवास करेगी। इतना कहकर मधु ने ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का बटन प्रेस किया तो मीरा ने गुस्से में पूछा, मधु, चुपचाप मुझे बता कि तूने उसे थैंक यू क्यों कहा? तभी लिफ्ट नीचे आ गई। मधु लिफ्ट में आई तो मीरा भी उसके पीछे लिफ्ट में आ गई। मधु ने फिफ्थ फ्लोर पर जाने के लिए बटन प्रेस किया तो मीरा ने उसकी बाह पकड़कर पूछा, मधु, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। मधु ने बात बदलते हुए कहा, वो समीर ने कल रात को कहा था कि आज हम यहाँ के फेमस हनुमान जी के मंदिर जाने वाले हैं, इसलिए हमें होटल से जल्दी ही गेस्ट हाउस के लिए निकलना होगा ताकि हम रेडी होकर मंदिर के लिए निकल सकें। मुझसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है मैडम, इसलिए आप जल्दी करिएगा। मीरा ने लिफ्ट से टिक कर कहा। मधु हल्के से मुस्कुरा दी। लिफ्ट के रुकते ही दोनों लिफ्ट से बाहर आई और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। मीरा ने मधु की बाह पकड़ते हुए फिर से बहुत प्यार से पूछा, बता ना मधु, तूने करण को थैंक यू क्यों कहा? नहीं बताऊंगी। कल रात जो बकवास तूने की थी ना, ये उसकी सज़ा है। इसलिए अब दोबारा मुझसे बिल्कुल मत पूछना कि मैंने उस अकड़ू को थैंक यू क्यों कहा, समझी? दोनों बात करते हुए अपने कमरे के पास आ गई। मीरा ने मुंह बनाकर रूम का लॉक खोला। तभी समीर ने वहां आकर पूछा, तुम दोनों अभी तक रेडी नहीं हुई? यार, हमें गेस्ट हाउस पहुंचना है और तुम लड़कियों को रेडी होने में वैसे भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्लीज़ जल्दी करो, इट्स रिक्वेस्ट। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों बस 10 मिनट में आए। समीर ने तुरंत कहा, सिर्फ 10 मिनट? एक सेकंड भी ऊपर नहीं। ओके। मधु और मीरा ने दोनों ने सिर हिला दिया तो समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों के लिए चाय भिजवाता हूँ। इतना कहकर समीर चला गया और मधु भी सीधे वॉशरूम में चली गई। तभी मधु के फ़ोन की बेल बजने लगी। मीरा ने मधु का फ़ोन उठाया। रोहित का नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फ़ोन रिसीव करके मुस्कुराते हुए कहा, हेलो रोहित। मीरा की आवाज़ सुनकर रोहित ने तुरंत अपना फ़ोन देखा और मन ही मन खुद से कहा, नंबर तो मधु का ही है। तभी मीरा ने कहा, रोहित, आज हम सब हनुमान मंदिर जा रहे हैं, तुम आ रहे हो ना? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मीरा, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं इंदौर आ गया हूँ। ये सुनकर मीरा हैरानी से उठकर खड़ी हो गई और उसने रोहित से कहा, पर रोहित, ऐसे अचानक से तुम बिना बताए इंदौर चले गए, कम से कम बता तो सकते थे। रोहित ने कॉफ़ी पीते हुए कहा, आई एम सॉरी मीरा, पर मुझे अचानक से जाना पड़ा, बहुत ज़रूरी काम आ गया था। वैसे मधु कहाँ है? अब उसकी तबीयत कैसी है? मीरा फिर से बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, अब ये बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे पहले की तरह नॉर्मल हो रही है। ये सुनकर रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, शुक्र है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। मीरा, प्लीज़ मेरी तरफ से मधु को सॉरी कह देना।
ठीक है, कह दूंगी। इतना कहकर मीरा बेड पर लेट गई और बहुत प्यार से बोली, थैंक यू रोहित। जब मधु खो गई थी और मैं बहुत परेशान थी, तुमने एक अच्छे दोस्त की तरह मधु को ढूंढने में हमारी मदद की और मुझे भी संभाला। तुमने अपना वादा भी निभाया और मधु को सही सलामत ले आई। थैंक यू। ये सुनकर रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, हम दोस्त हैं और दोस्ती में सॉरी और थैंक यू जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, पर अभी अभी तुमने भी तो सॉरी कहा। मीरा ने तुरंत कहा। यह सुनकर रोहित को हंसी आ गई और मीरा भी हंसने लगी। रोहित ने हंसते हुए कहा, सॉरी कहने के लिए सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, बाय बाय। मीरा के इतना कहते ही रोहित ने फ़ोन काट दिया। मीरा ने फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़ा और बेड पर लेटकर खुद से बोली, मीरा, मधु और करण का कोई किस्मत कनेक्शन हो ना हो, पर तेरा और रोहित का फुल कनेक्शन कुछ कुछ बनता जा रहा है। इतना कहकर मीरा मुस्कुराने लगी। तभी मधु ने वॉशरूम से बाहर आकर पूछा, किसका फ़ोन था? मीरा ने उठकर जवाब दिया, रोहित का फ़ोन था। वो कल इंदौर वापस चला गया। मधु ने अपना बैग उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे तो शुरू से ही रोहित बहुत अजीब लगा है। पहले बिना बताए यहाँ चला आया और अब बिना बताए ही वापस चला गया। इतना कहकर मधु अपने बाल झाड़ने लगी। मीरा बिना कोई जवाब दिए उठकर वॉशरूम में चली गई। इधर करण अपनी केबिन में कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने टेबल पर रखा अपना कैमरा उठाया और अपनी ली हुई तस्वीरें देखने लगा। मधु के अलग अलग एक्सप्रेशन की तस्वीरें देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने कैमरा नीचे रखा और टेबल पर रखे इंटरकॉम से फ़ोन करते हुए कहा, मेरे केबिन में आओ। दूसरी ओर से मैनेजर ने कहा, जी सर। उसके इतना कहते ही करण ने फ़ोन रख दिया और अपना लैपटॉप बंद किया। उसने टेबल पर रखे ब्लूप्रिंट को भी फोल्ड किया और सारा सामान अपने बैग में डालने लगा। तभी मैनेजर ने केबिन का डोर खोलकर पूछा, मैं आई, कम इन सर। आओ। करण के इतना कहते ही मैनेजर अंदर आया। उसके अंदर आते ही करण ने कहा, 2 घंटे में मेरा दोस्त अपनी टीम के साथ होटल पहुंच जाएगा। विवेक, अहलूवालिया नाम है उसका। मेरी उससे बात हो चुकी है। वो आते ही अपना काम स्टार्ट कर देगा। तुम्हें ये देखना है कि होटल में रुके किसी भी गेस्ट को उनके काम करने से कोई भी तकलीफ़ ना हो और होटल के सारे स्टाफ को भी बता देना कि वो विवेक की टीम के साथ कोऑपरेट करें। जी सर। मैनेजर के इतना कहते ही करण ने अपना बैग अपने कंधे पर टांगा और चला गया। वो होटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगा, ऋषभ ने ठीक उसकी गाड़ी के सामने आकर अपनी गाड़ी रोक दी। करण ने गुस्से में उसकी ओर देखा तो ऋषभ मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आया और होटल के अंदर जाने लगा। अपनी गाड़ी हटाओ ऋषभ। करण ने गुस्से में ऋषभ को देखते हुए कहा। ये सुनकर ऋषभ के कदम रुक गए, पर उसने पलटकर करण की ओर नहीं देखा तो करण ने फिर से कहा, अपनी गाड़ी हटाओ ऋषभ, वरना जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। ये सुनकर ऋषभ ने पलट कर करण की ओर देखा और गुस्से में कहा, तुम्हारी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है ऋषभ खुराना। ये गाड़ी तो नहीं हटेगी। तुम साइड से अपनी गाड़ी निकाल लो। ये सुनकर करण ने गुस्से में अपनी गाड़ी पीछे ले ली। ऋषभ मुस्कुराने लगा। गाड़ी पीछे करके करण ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपनी गाड़ी से ऋषभ की गाड़ी ठोक दी। ऋषभ की गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। ये देखकर ऋषभ गुस्से से करण की ओर बढ़ा, पर वो कुछ करता उससे पहले ही करण ने
फिर से अपनी गाड़ी पीछे ली और उसने फिर से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और साइड से ऋषभ की गाड़ी को ठोंकता हुआ चला गया। यू बास्टर्ड, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, ऋषभ ने गुस्से में कहा तो करण ने अपनी गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी पीछे लाकर फिर से ऋषभ की गाड़ी को पीछे से ठोंक दिया। करण अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसने बाहर खड़े गार्ड को इशारा करके अपने पास बुलाया। गार्ड भागता हुआ उसके पास आया। करण ने ऋषभ की ओर देखते हुए कहा, मेरी गाड़ी गैरेज भिजवाओ और मेरे लिए दूसरी गाड़ी लेकर आओ फास्ट। ये सुनकर गार्ड भागता हुआ चला गया। ऋषभ करण को गुस्से में घूर रहा था। करण उसके पास आया और उसने ऋषभ की गाड़ी को देखते हुए कहा, डोंट वरी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, डैमेज का खर्चा मैं दे दूंगा। ये सुनकर ऋषभ ने गुस्से में करण को घूरा पर कुछ कहा नहीं। तभी गार्ड गाड़ी लेकर आ गया। करण ऋषभ को घूरते हुए गाड़ी की ओर बढ़ा और गार्ड के गाड़ी से बाहर आते ही खुद गाड़ी में बैठा और चला गया। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।